स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स का नंबर 1 शो है। एक ऐसा शो है कि जिस पर आपको देखने को मिलती है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन सफरिंग्स, ड्रग अब्यूज और अमीर और गरीब के बीच का फर्क, और एक ऐसा फर्क जिसमें गरीब की एक्सप्लॉयटेशन होती है। नेटफ्लिक्स का ये शो क्या नेटफ्लिक्स की सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या ये कैपिटलिज्म की पैदावार है? एक ऐसा निजाम कि जो इंसानों को एक्सप्लॉयट करने के ऊपर चलता है, एक ऐसा निजाम जो लोगों की वांट को उनकी नीड में कन्वर्ट कर देता है। स्क्विड गेम्स का जब सीजन 1 मंजर आम पे आया तो 17 दिनों के अंदर इसके 11 करोड़ व्यूज हुए और 28 दिन के अंदर 1.5 अरब घंटे से ज्यादा का वॉच आवर मिल गया नेटफ्लिक्स को। 2025 में स्क्विड गेम्स का सीजन नंबर 3 आया और इस तीसरे सीजन के आते ही 10 दिनों के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। यानी ये वो चीज है जो दुनिया में इतने व्यूज निकाल रही है जितना दुनिया में कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं निकालता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग्स लव टू वॉच अदर ह्यूमन बीइंग्स सफर। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्यों इंसान दूसरे इंसानों को एक्सप्लॉइट होता हुआ देखना चाहता है? क्या इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग की मार्केट ऑपरेट कैसे करती है? और गरीब का इस्तेसाल क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा? इन सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। स्क्विड गेम्स ने ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या स्क्विड गेम्स पहला शो है कि जिसने दुनिया में ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन दिखाई? ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना होगा और मैं आपको लेके जा रहा हूं जापान में और सन है 1998 का। जापान के टेलीविजन निप्पॉन टीवी के ऊपर एक शो ब्रॉडकास्ट होता है और उस शो का नाम है लाइफ इन प्राइजेस। इस शो का फॉर्मेट बड़ा दिलचस्प है और आपके लिए बड़ा एंटरटेनिंग है क्योंकि ये फॉर्मेट अपनी नौइयत का पहला फॉर्मेट था कि जहां से एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बदली गई। इस शो का फॉर्मेट ये था कि एक पार्टिसिपेंट को कुरानंदाजी के जरिए फाइनलाइज किया जाएगा। फाइनलाइज करने के बाद उसे एक कमरे में रखा जाएगा और उस कमरे में उसके पास कोई ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं होगा, कोई इंसान उससे बात नहीं करेगा। उस कमरे में जहां उसको रखा जाएगा उसे कपड़े नहीं दिए जाएंगे, वो नंगा होगा उस पूरे शो के अंदर और ये शो लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा पूरे मुल्क में। यानी आपका ये नंग धड़ंग पूरे मुल्क में दिखाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस शो में करना क्या है और इस शो में अगर वो पार्टिसिपेंट जीत जाता है तो उसे इनाम क्या मिलेगा? अगर इस शो का पार्टिसिपेंट ये शो जीत जाता है तो उसे 1 मिलियन येन यानी तकरीबन $8,000 मिलेंगे, जो कि आजकल 22 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसे इस पूरे शो में करना क्या होगा? उसको दिए जाएंगे मैगजीन्स, उसको दिए जाएंगे रिसाले कि जिनके अंदर मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट शामिल होते हैं। उसे रोजाना अखबार की क्लिपिंग्स काट के उन कॉन्टेस्ट में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अगर उसे चावल मिल गए, अगर उसे खाना मिल गया तो उसने वही खाना है और उसने 1 मिलियन येन की वैल्यू के इनामात जीतने हैं और जब तक इनामात नहीं जीतेगा वो इस शो से बाहर नहीं हो सकता। उसकी एक्सप्लॉयटेशन जारी रहेगी। अब ये फॉर्मेट सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा इस तरह के बेवकूफाना किस्म के शो में, घटिया शो में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वेल, पीपल पार्टिसिपेटेड और उसी के अंदर से कुरानंदाजी में सेलेक्ट होता है एक 22 साल का कॉमेडियन जिसका नाम है टोमोकी हिमित्सु। लेकिन इस शो में उसके बॉडी पार्ट्स को, खास तौर पे जो उसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं, उनको छुपाया जाता है एक एग प्लांट के साथ। यानी जितनी दफ़ा टेलीविजन पे उसको दिखाया जाएगा उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर एक एग प्लांट लगा दिया जाएगा और एग प्लांट को, बैंगन को जापानी जबान में नसूबी कहते हैं। लिहाजा इस शो में इसके किरदार का नाम ही नसूबी रख दिया गया। अब नसूबी उठ रहा है, अब नसूबी बैठ रहा है, अब नसूबी रिसाले काट रहा है। नसूबी को आज पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिला। दिस इज द अल्टीमेट ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। और आपको लगता है कि चलो मान लिया कि टेलीविजन पे ये शो चला भी होगा लेकिन इस शो को लोगों ने देखा नहीं होगा। आपकी सोच है। इस शो के वीकली बेसिस पर 3 करोड़ व्यूज आए और वहां से जापान के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट, लाइव स्ट्रीमिंग को कॉमन बना दिया गया। आपको अंदाजा है कि टोमोकी ने ये कैरेक्टर, नसूबी का कैरेक्टर, कितने दिन निभाया? वो इस कैप्टिविटी में 335 दिन तक था, यानी 335 डेज, ऑलमोस्ट अ ईयर, कि पूरा साल आप नंगे पूरी दुनिया के सामने हो और पूरी दुनिया के सामने आपका ये नंग धड़ंग तो चले,
दुनिया तो इसको एंटरटेनमेंट समझे, लेकिन आपको खाने को कुछ ना दिया जाए। आप जो इनामात जीते उससे अपना गुजारा करें। कितने ऐसे दिन इसने गुजारे कि जब इसके पास कुछ खाने को नहीं था। फिर 963 कार्ड्स की एंट्रीज करने के बाद इसे पहली बार एक इनाम मिला और उसके दरवाजे पर डिलीवर हुआ। और ये इनाम क्या था? ये सिर्फ एक जेली डिजर्ट थी। फिर इसको एक 5 किलो का चावल का पैकेट मिल गया इनाम में, लेकिन पकाने के लिए इसके पास औजार नहीं थे, पकाने के लिए इसके पास यूटेंसिल्स ही नहीं थे। बहुत दफ़ा आपको देखने को ये मिलेगा इस सीरीज के अंदर कि इसने डॉग फूड खाकर गुजारा किया है, क्योंकि इसको इनाम में सिर्फ डॉग फूड मिला था। इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन जब आप टेलीविजन पर दिखाएंगे और लोग उसको डार्क ह्यूमर और कॉमेडी समझेंगे तो एंटरटेनमेंट का मयार तो गिरेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्क्विड गेम्स अगर करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, अगर नसूबी का ये शो जापान में हर हफ्ते 3-3 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी कि लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको वो इकोनॉमिक पैरामीटर समझने चाहिए कि मुल्क में ऐसा क्या हो रहा था कि इस किस्म के प्रोग्राम हिट हो गए। स्क्विड गेम्स के डायरेक्टर कहते हैं कि उन्होंने इस सीरीज के बारे में 2009 में सोचा था, लेकिन कोई टेलीविजन इसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें 10 साल लग गए लोगों को कन्विंस करने के लिए, एंड फाइनली इट स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग ऑन नेटफ्लिक्स। लेकिन 10 साल का इंतजार कोई भी स्टूडियो क्यों करेगा? वो इसलिए कि 10 साल में आपने सबसे ज़्यादा चीज़ जो रेलेवेंट देखनी होती है एंटरटेनमेंट में, कि आवाम की नब्ज़ क्या है, आवाम चाहती क्या है। अगर आप बॉलीवुड को या लॉलीवुड की इंडस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको चॉकलेटी हीरोज मिलेंगे 1960 की दिहाई में, 1970 की दिहाई में, जहां पर राजेश खन्ना और वहीद मुराद जैसे कैरेक्टर्स आपके सामने इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन जब आप 1980 की दिहाई में जाते हैं तो एकदम से एक एंग्री यंग मैन की सूरत में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर आ जाता है। यानी लोग रोमांस से उठकर शिफ्ट हो गए एंग्री यंग मैन एक्शन मूवीज पे। तो ऐसे में इकोनॉमी में हो क्या रहा था? अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को उठाकर देखें तो 1973 में पूरी दुनिया में एक ऑयल क्राइसिस आया कि जिसके बाद महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। इंडिया के अंदर इमरजेंसी रूल लग गया और इंडिया के अंदर लाइसेंस राज शुरू हो गया, जिससे एक आम आदमी का कारोबार करना मुश्किल हो गया। ये सब चीजें इंसान को पुश करती हैं कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए, और अगर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने के लिए उसकी डिपिक्शन करने के लिए एंटरटेनमेंट मौजूद है तो वो एंटरटेनमेंट इज बाउंड टू बी अ हिट। एंड लाइकवाइज अगर आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान कैसे रोमांटिक्स के दौर से हटकर एक्शन के दौर में, मौला जट के दौर में कैसे एंटर हुआ, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। एंड लाइकवाइज अगर आप नसूबी को शो को देखें तो 90 की दिहाई में जापान में हो क्या रहा था? 90 की दिहाई में जापान में तारीख का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बबल बर्स्ट हो गया। इतना बड़ा बबल बस्ट हुआ कि पूरे जापान में एक लॉन्ग रिसेशन आ गया। सैलरीज काट दी गई, सैलरीज कम कर दी गई और लोगों का हुकूमत पर से ईमान उठ गया। पीपल लॉस्ट देयर ट्रस्ट कि अब हुकूमत जो हमेशा गारंटी ऑफ लाइफ की बात करती थी वो लाइफ की गारंटी दे नहीं सकती। अब इस सारे एंगर को जब एक शो में डिपिक्ट कर दिया जाएगा तो लोग रिलेट कर पाएंगे। लोग रिलेट इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनको भी पता है कि इस शो के कैरेक्टर की तरह वो भी दुनिया के सामने भूखे, दुनिया के सामने नंगे हैं, दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। और जब सिस्टम चाहेगा तब आपको कोई ना कोई इनाम दे देगा, कोई ना कोई स्वीपस्टेक दे देगा जिससे आप रोटी रोजी पूरी कर पाएंगे। इसलिए नसूबी का शो वाज बाउंड टू बी अ हिट। एंड लाइकवाइज अगर आप स्क्विड गेम्स को देखें तो इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है? साउथ कोरिया अपनी तारीख का सबसे बड़ा हाउस होल्ड डेट के क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है। साउथ कोरिया में कोविड-19 के बाद के आफ्टरमैथ्स बहुत ज्यादा सॉलिड रहे और साउथ कोरिया की यूथ डिसइल्यूजन्ड है। यानी ऐसा शो बर वक्त आएगा, टाइम पे आएगा तो हिट हो जाएगा। That's how the entertainment industry works. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि नसूबी का किरदार निभाने वाला कॉमेडियन 22 साल का लड़का फाइनली इसके साथ हुआ क्या? जब इस शो से 1 साल के बाद ये बाहर निकला तो इसे $8,000 का इनाम तो दे दिया गया, क्योंकि उसने 335 दिन वो कुर्बानी दी थी अंदर रहकर कि जहां पर वो इंसानियत के दर्जे से भी गिर गया था। लेकिन बाहर आने के बाद उसे PTSD हो गया, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, और उससे वो जूझने लगा।
सुसाइडल थॉट्स पैदा होने लगे, उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह होकर रह गई। लेकिन उसने एक अज़म बनाया, उसने अज़म ये किया कि मुझे एक सर्वाइवर के तौर पर जीना है और अपनी ज़िंदगी को लोगों के लिए बेहतरी की तरफ कंट्रीब्यूट करना है। उसने माउंट एवरेस्ट भी सर किया, उसने बाद में निकलकर मीडिया में सही चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठाई और वो बहुत से सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहा। ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो ट्रॉमा से गुजरने के बाद क्या बनना चाहता है, ये उसके अपना फैसला है, उसकी अपनी जिंदगी का। लेकिन स्क्विड गेम्स के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। अब ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग की मार्केट इस वक्त दुनिया में कहां खड़ी है और कौन सा मुल्क इसमें टॉप कर रहा है, आइए समझते हैं। स्क्विड गेम्स की सीरीज में आपने ये देखा कि अक्सर प्लेयर्स को जख्मी कर दिया जाता है और उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है ताकि उसे ओपन मार्केट में बेच सकें। और ये सब काम प्लेयर्स की कंसेंट के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ होता है। और आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ एक सीरीज है। आपको लेके चलता हूँ आपके पड़ोसी मुल्क चाइना में कि जहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का हाल क्या है, ज़रा ये समझते हैं। 80 की दिहाई में चाइना में एक मज़हब बड़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा था, इसके फॉलोअर्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा था। उस मज़हब के मानने वाले खुद को फेलिंग गॉन्ग कहते हैं और ये मज़हब के मानने वाले ये मानते हैं कि हम साइंस पे यकीन नहीं रखते, हम तरक्की पे यकीन नहीं रखते, हमें पुराना चाइना का निज़ाम जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज है, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, हमें वो फॉलो करना है। अब ये मज़हब के मानने वाले चाइना का दर्द सर क्यों है? क्योंकि ये चाइना की लेबर क्लास में बहुत ज़्यादा तादाद में है। कहते हैं कि इस वक्त चाइना में तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक इस मज़हब से है। चाइना ने इनको कर्टेल करने के लिए, डिटेन करने के लिए बहुत कोशिशें भी की, गिरफ्तारियां भी की, अरेस्ट भी किए, जेलें भी भरी। लेकिन दूसरी तरफ चाइना में उइगुर के मुसलमान भी हैं कि जिनके खिलाफ चाइना अपना असर व रसूख इस्तेमाल करता रहता है। सन 2000 के बाद से इनकी डिटेंशन के रेट बहुत स्पीड से बढ़ गया, यानी चाइना ने बहुत से लोगों को डिटेन करना शुरू किया। लेकिन अक्सर विसल ब्लोअर्स ये कहते हैं, रिपोर्ट्स ये कहती हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि चाइना ने न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें जेलों में रखा, बल्कि ज़बरदस्ती इनके ऑर्गन्स निकाले और ओपन मार्केट में बेचने शुरू किए। इस पे आपको दुनिया जहान का लिटरेचर मिलेगा, दुनिया जहान की रिपोर्ट्स मिलेंगी कि ये कारोबार और ये घिनौना कारोबार कितनी स्पीड में चाइना में जारी व सारी है। अब इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि अगर आप वेस्ट के किसी मुल्क में रहते हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं और आपको खुदा ना करे ऑर्गन की ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 साल का वेट टाइम है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं तो 5 साल का वेट टाइम है। लेकिन अगर आपको चाइना में ऑर्गन की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ऑर्गन अवेलेबल हो जाता है। अब ये इतने ऑर्गन चाइना में आ कहां से रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक इंसानी जान से तकरीबन $5.5 लाख की वर्थ के ऑर्गन्स निकलते हैं, यानी आज की टर्म्स में ये 15 करोड़ रुपए बनते हैं। तो जिस चीज़ को स्क्विड गेम्स ने दिखाया उसने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा राज फाश कर दिया कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके इर्द गिर्द, आपके अस्पतालों में भी चल रही है। और इसका इतना बुरा हाल है कि पूरी दुनिया में आज जितने डोनर्स हैं उसका 90% डोनर दुनिया के ग्लोबल साउथ से आता है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और अफ्रीका से। और आपको लगता है कि अगर $5 लाख की वैल्यू है तो मैं भी अपने ऑर्गन्स बेच दूं, आप भी अपने ऑर्गन्स बेच दें? ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गन सेलर होता है उसको इस पूरे निज़ाम में, इस एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम में 5% से ज़्यादा नहीं मिलता। अस्पताल खा जाते हैं, मिडलमैन खा जाता है, रिटेलर खा जाते हैं। ये इस किस्म का विशियस सर्कल है और इसको एक्सपोज करने का क्रेडिट स्क्विड गेम्स को जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है और वो ये कि स्क्विड गेम्स ने ये दिखाया कि अमीर गरीब की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और ये गरीब की एक्सप्लॉयटेशन आज किस तरीके से दुनिया में जारी है, आइए समझते हैं। स्क्विड गेम्स ने एक और चीज की डिपिक्शन बड़ी अच्छी की और वो डिपिक्शन है, वो प्रोजेक्शन है अमीर और गरीब के बीच में
एक्सप्लॉयटेशन के रिश्ते की कि जब भी अमीर और गरीब की एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र आएगा तो दो जिक्र करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है कैपिटलिज्म की पैदावार। अब ये कैपिटलिज्म के बारे में मैं सैर हासिल तफसील से गुफ्तगू करता हूँ टुवर्ड्स द एंड, लेकिन पहले बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, एंड दैट इज द सोशल वर्किंग सेक्टर, कि जिसको आप एनजीओ सेक्टर कहते हैं। हमारे मुल्क में कुछ अर्सा पहले एनजीओस को कर्टेल करने की कोशिश की गई, एनजीओस को भगाया गया, मुल्क से बाहर निकाला गया और लोगों ने बड़ा शोर किया। लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने कहा कि जी ऐसा हो नहीं सकता, एनजीओस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चंद एक अच्छा काम जरूर कर रही होगी लेकिन वो शायद आटे में नमक के बराबर होगा। लेकिन इस वक्त सोशल सेक्टर के अंदर सूरत हाल है क्या? 2018 में कांगो से रिपोर्ट आती है कि जहां पर 51 औरतें ये रिपोर्ट करती हैं कि इबोला एड वर्कर्स उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये वो यूएन के वर्कर्स हैं जो मदद करने गए थे, ये इन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या हालत होगी उस औरत की, जरा इमेजिन करें, जो भूख और प्यास में बैठी है, जो बीमारियों से लड़ रही है और उसे ऑन टॉप ऑफ दैट सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। और किसकी तरफ से? किसी हुंडे या बदमाश की तरफ से नहीं, यूएन के पीस कीपिंग मिशंस की तरफ से। हेटी और चार्ट से रिपोर्ट आती है ऑक्सफैम के बारे में, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एनजीओ है, और ये रिपोर्ट आती है कि ऑक्सफैम का स्टाफ प्रोस्टिट्यूट्स को पे करते हुए पकड़ा गया है। ये है डेवलपमेंट वर्कर्स, ये हैं सोशल वर्कर्स। लेकिन जरा और सुने, श्रीलंका और हेटी के अंदर यूएन के पीस कीपिंग मिशंस जाते हैं और वहां पर चाइल्ड अब्यूज शुरू हो जाता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। अब इस सूरत हाल में अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये दो किताबें आपके लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। पहली किताब का नाम है द क्राइसिस कैरावान बाय लिंडा पॉलमन, और इसमें लिंडा पॉलमन बात कर रही है कि ये जो एड है ये आज़ादी नहीं देती है, ये एड आपको डिपेंडेंट बनाती है। पाकिस्तान का 78 सालों का हाल आपके सामने, जब जब एड मिली है हम उतने ही डिपेंडेंट हो गए हैं। एक ज़माने में आई यूज्ड टू वर्क एज अ कंसल्टेंट, एंड बीइंग अ कंसल्टेंट बहुत से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए मैं प्रोजेक्ट्स पे जाया करता था। एंड आई रिमेंबर कि एक गांव में गया, उस बंदे के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने कहा आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने बताया जी हमारा जो सिलसिला है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको ये मदद मिलेगी, ये मदद मिलेगी और ये मदद मिलेगी। उसने सुनने के बाद पता है पहली बात क्या कही? उसने कहा ये सारे काम मैं अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत करना चाहता था, अब नहीं करूंगा, आप लोग आ गए हैं, आप लोग करके देंगे। दिस इज हाउ यू मेक द होल सिस्टम डिपेंडेंट। इसलिए इससे आज़ादी हासिल करना, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये आज़ादी अपनी ज़ात के लिए हासिल की है, लेकिन क्या 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने ये आज़ादी हासिल की है? क्या दुनिया के मुतवस्सित इलाकों ने आज़ादी हासिल की है? क्या गज़ा में एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही? ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब जानने बहुत ज़रूरी हैं। और जो दूसरी किताब आपने पढ़नी है वो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज इन पीस कीपिंग एंड एड। दिस बुक इज बाय जैस्मिन किम। एंड अगैन आपको यही सिनारियोज और यही जुल्म सुनने को मिलेंगे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जो स्पेशली मेरे फॉलोअर्स हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप लोग जिन शहरों में रहते हैं उन शहरों में आपका निज़ाम ज़िंदगी ज़्यादातर 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में गुजर जाता है। दुनिया क्या है ये इस रेडियस से बाहर है। तब आपको समझ में आता है कि दुनिया का निज़ाम चल कैसे रहा है। और जब दुनिया के निज़ाम पर बात करें तो वो निज़ाम जिसने आपको, मुझे, इस पूरे माशरे को एक्सप्लॉइट कर रखा है, दैट इज कैपिटलिज्म। अब स्क्विड गेम्स का कैपिटलिज्म के साथ ताल्लुक क्या है और इस कैपिटलिज्म को समझना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, आइए समझते हैं। स्क्विड गेम्स पे नेटफ्लिक्स ने तकरीबन $32 मिलियन का बजट स्पेंड किया, लेकिन जो वैल्यू नेटफ्लिक्स ने इससे हासिल की दैट्स अराउंड $900 मिलियन, 30 गुना ज़्यादा, यानी 30 गुना प्रॉफिट। यही है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म को समझने के लिए आप किसी भी मार्केटिंग के स्टूडेंट से, किसी भी बिजनेस के स्टूडेंट से बात कर लें और उससे सिर्फ एक सवाल पूछें कि मार्केटिंग के अंदर जब आप किताब खोलते हैं और पहली डेफिनेशन आपको मिलती है विच इज़ बाय फिलिप कॉटलर, वो पहली डेफिनेशन है क्या? यानी बिजनेस स्कूल के अंदर पहला चैप्टर मार्केटिंग, और मार्केटिंग के अंदर भी पहली चीज़ उसकी डेफिनेशन। तो आपको एक ही डेफिनेशन मिलेगी कि हमारा काम लोगों की वांट को उनकी नीड में बदल देना है। फाइन, दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन जरा एक मिनट के लिए खुद बैठकर सोचें, अगर आप किसी की वांट को उसकी नीड में बदल रहे हैं, इजंट दैट एक्सप्लॉयटेशन?
यही एक्सप्लॉयटेशन आज पूरी दुनिया में चलती है। आपको इंस्टाग्राम पे जगह जगह पर रील्स नजर आएंगी कि जो ये कहेंगी कि नेस्ले ने जब जापान में अपने बिजनेस का आगाज किया तो कॉफी कोई पीना नहीं चाहता था, चॉकलेट की तरफ कोई जाना नहीं चाहता था, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों में ये ओरिएंटेशन पैदा की कि वो चॉकलेट वाली चीजें खाना शुरू करें, कॉफी को पसंद करना शुरू करें। और उनको टाइम लगा, लेकिन 10 साल के बाद नेस्ले बिकेम अ हिट इन जापान। वाओ, व्हाट अ बिजनेस आइडिया। लेकिन क्या इसको आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहते? क्या यही एक्सप्लॉयटेशन आपको टेलीकॉम कंपनीज नहीं करके देती कि जब आपको वो एक पैकेज बनाकर देती है और उसके बाद आपकी आदत बन जाती है कि उस पैकेज के साथ साथ आपने मूव करना है? क्या टेलीफोन को इस तरीके से बेचा नहीं गया? क्या सिगरेट कंपनीज ऐसे अपना नशा नहीं बेचती? क्या ड्रग माफिया ऐसे अपना सामान नहीं बेचता? दिस इज द होल वर्ल्ड कि जहां पर कैपिटलिज्म ने आपको एक ही तारीफ सिखाई, और वो तारीफ ये थी कि दूसरे का पैसा हासिल कर लेना, अपनी जेब भर लेना, प्रॉफिट कमा लेना कैपिटलिज्म है। और अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाते तो आप एक बेकार इंसान है, क्योंकि आप जिंदगी में कुछ कमा नहीं पाते। ये डेफिनेशन जिसको मिल जाएगी, उसका घर, उसका माशरा, उसका किरदार सब तबाह हो जाएगा, क्योंकि हर कोई लग जाएगा पैसे कमाने के लिए और हर कोई पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि किसको कितना पैसा देना है कि रब के दायरे अख्तियार में, आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर ये बातें हमें कोई बताता नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म की इतनी खूबसूरत चादर आपको चढ़ा दी जाती है जिसका सामने सबसे बड़ा डिस्प्ले होता है डेमोक्रेसी। और स्क्विड गेम्स में आपने देखा कि हर चीज डेमोक्रेटिकली की गई। हर नई गेम से पहले इलेक्शन होते रहे और उस इलेक्शन के बदले आप कैपिटलिज्म को कबूल करते चले गए। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपका कोई मुश्किल पड़ोसी मुल्क नहीं है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैपिटलिज्म है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया जहान में फेल हो रहा है। और हर जगह पर लोग मजबूर हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि हमें एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। ये निज़ाम टोटली एक्सप्लॉयटेशन पे चलता है। अपने इर्द गिर्द देख लें, गरीब ना एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, ना हेल्थ अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कमाता नहीं है। ये कमाने का जो सवाल है ना, ये आज दुनिया के सामने रख दिया गया है, लेकिन दुनिया कभी भी ऐसे चला नहीं करती थी। लेकिन आज जो दुनिया के सामने हमने अपनी डेफिनेशन रखी है, उन डेफिनेशन में दिस इज द ओनली डेफिनेशन। सो इफ यू आर नॉट वर्दी ऑफ अर्निंग मनी, यू वर्थ नथिंग इन द वर्ल्ड। अब तक आपने स्क्विड गेम्स को समझा, इस सीरीज के अंदर ह्यूमन सफरिंग्स को समझा, नसूबी के कैरेक्टर को और जापान की सीरीज को समझा। आपने ये समझा कि चाइना के अंदर ऑर्गन ट्रैफिकिंग कितने जोरों शोर से जारी है। आपने ये समझा कि सोशल वर्कर्स कैसे गरीब इंसानों को, मजबूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने ये समझा कि कैपिटलिज्म कितना बड़ा नासूर है। अब यहाँ पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, कि अब आपने एक्शन लेना क्या है। इस एक्शन को लेने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनते जाइए, और वो किस्सा है अशफाक अहमद साहब का, कि जब वो इटली में पढ़ाया करते थे, कहने लगे कि मैं एक दिन तालाब के किनारे बैठा था, लोग स्विमिंग कर रहे थे, एक इंसान डूबने लगा। तो जब डूबने लगा और मुझे स्विमिंग आती थी तो मैं उसकी जान बचा सकता था, पर मैंने पता है क्या किया, मैंने अपने जूते के तस्मे खोलने शुरू किए। इतनी देर में एक सूटेड बूटेड अंग्रेज वहां खड़ा था, जिसने आओ देखा ना ताओ पानी में छलांग लगा दी अपने उन सूटेड बूटेड कपड़ों के साथ, और उसकी जान बचा ली। प्रॉब्लम आज स्क्विड गेम्स जैसी सीरीज देखकर ये होता है कि हम सिर्फ देखते रहते हैं। हमारे सामने सड़क पर कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, हम मोबाइल उठाते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। किसी अच्छे पहाड़ी मकाम पे चले जाए छुट्टियां मनाने के लिए, मोबाइल उठाते हैं, एंजॉय नहीं करते, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। किसको दिखाना है, किसके लिए कर रहे हैं? इसी वजह से आज ये ह्यूमन सफरिंग आपके इर्द गिर्द है, एंड वी इंजॉय दैट सफरिंग। हमें अच्छा लगता है कि हम किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसने 200 देने थे, मैंने 2000 निकलवा लिए। ये क्या है? ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, अपनी शेखी भगोरने के तरीके। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ह्यूमन सफरिंग को एंटरटेनमेंट बनाना बंद करें। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और जो दूसरा काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने माइंडफुल कंजम्पशन करनी है। हर चीज नहीं खरीदनी, हर जगह से नहीं खरीदनी, आपने वो खरीदना है जिसकी आपको अशद जरूरत है। अगर आप अपनी वांट को
अपनी नीड बनाते रहेंगे तो आप गधों की तरह सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। स्क्विड गेम्स की तरह कैपिटलिज्म का ये खेल आपकी जिंदगी में जारी है। कैपिटलिज्म ये खिलवाड़ आपके साथ करता रहेगा। फैसला आपका है कि आपने इस गेम की तरह इस गेम का कैरेक्टर बनना है, प्लेयर बनना है, या अपना निज़ाम लेकर आना है। एक ऐसा निज़ाम जहां पर कद्र हर इंसान की हो, इस बुनियाद पर नहीं कि वो कितना कमाता है, सिर्फ उस बुनियाद पर कि वो एक इंसान है। ये फैसला आपका अपनी जिंदगी के लिए आपके अपने हाथों में है।